हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्टूडेंट प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम लोग BHU और 2021 केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। लास्ट 2 वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन ये है, इन EDTA titration, if disodium salt of EDTA is used, it behaves as hexadentate, quadridentate, pentadentate and tridentate। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि EDTA का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि कई बार आप ऐसे देखे होंगे क्वेश्चंस, ठीक है, BHU के एंट्रेंस में, कि उसमें बस ये पूछ दिया कि EDTA का फुल फॉर्म बता दीजिए। तो EDTA का फुल फॉर्म होता है इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये होता है EDTA का फुल फॉर्म। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है और आमतौर पर हम लोग इसका डाइसोडियम सॉल्ट लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल है, इसीलिए हम लोग उसका डाइसोडियम सॉल्ट लेते हैं। नॉर्मल EDTA लेंगे तो वो सोल्यूबल नहीं होगा। नेक्स्ट जो ये बात आता है कि आपको EDTA का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखिए, EDTA का स्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। पहले तो देखिए, वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, उसके बीच में एक इथिलीन ग्रुप है, ठीक है। ये हो गया इथिलीन, ये हो गया डाइअमीन, ठीक है। 2 नाइट्रोजन ग्रुप है तो ये अमीन की तरह एक्ट करेगा। कैसे एक्ट करेगा? देखिए, यहाँ पर एक है टेट्रा एसिटिक एसिड, तो यहाँ पर एसिटिक एसिड का ग्रुप्स है ना। देखिए, मैं और अच्छे से इसको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर है एक एसिटिक एसिड का ग्रुप, नीचे भी एक एसिटिक एसिड का ग्रुप होगा, इधर भी एक एसिटिक एसिड का ग्रुप होगा और इधर भी एक एसिटिक एसिड का ग्रुप होगा। तो बहुत ही खूबसूरत सा दिखता है ये वाला मॉलिक्यूल, और इसे हम लोग कहते हैं इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। अब यदि हम लोग बात करें कि इसका डाइसोडियम सॉल्ट कैसा दिखेगा, देखिए डाइसोडियम सॉल्ट में क्या होगा कि सपोज कीजिए कि कोई जो 2 हाइड्रोजन है उसके जगह पर क्या आ जाएगा, O- और Na+। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, O- और Na+, ठीक है। ये होता है उसका डाइसोडियम फॉर्म। अब ये जो EDTA है ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है कोई भी मेटल के साथ, ठीक है। कोई एक स्पेसिफिक मेटल के साथ ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। मे बी सपोज कीजिए कि कैल्शियम हो गया या मैग्नीशियम हो गया, तो वो जो कॉम्प्लेक्सेशन ये करता है वो कैसा दिखता है, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सपोज ये हम लोग के पास मेटल है, ठीक है। तो ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, मतलब ये एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म करता है, ठीक है। देखिए कैसे ये फॉर्म करेगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें डोनट साइट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हम लोगों से पूछा जा चुका है BHU में, ठीक है। एक तो देखिए ये आपको नाइट्रोजन मिलेगा, ठीक है। 2 नाइट्रोजन आपका डोनट साइट हो गया, क्योंकि इन लोगों के पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली लोन पेयर किस किस के पास होता है, ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, OH वाला या ONA वाला ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर आपको 4 और डोनर एटम्स मिल जाएंगे। तो टोटल आपके पास होते हैं 6 डोनर एटम्स, और इसीलिए ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है, ठीक है। मतलब ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड की तरह एक्ट कर सकता है। क्यों इसे हेक्साडेंटेट बोल रहे हैं, मैं ये आपको बताने वाला हूँ आगे। तो पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर भी बहुत शानदार सा है। ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा आपको।
ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा इसका स्ट्रक्चर है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। क्यों हम लोग इसे हेक्साडेंडेड बोलते हैं? क्योंकि इसमें 6 डोनर साइट है, ठीक है। क्योंकि इसमें 6 डोनर साइट है इसीलिए हम लोग इसे हेक्साडेंडेड बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। और यदि ये क्वाड्रिडेंटेड होता तो फिर इसका जो डोनर एटम्स होते वो कितने होते? वो होते 4। यदि ये पेंटाडेंटेड होता तो ये होता 5, यदि ट्राइडेंटेड होता तो ये होता 3, ठीक है। तो ऐसे टाइप से हम लोग को इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है, कि हम लोग को कंप्लीट जानकारी रखना चाहिए हर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको रेयरली ही आपको कहीं पर मिलेगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इन एनालिसिस ऑफ मर्करी बाय आइसोटोप डाइल्यूशन मेथड, ठीक है। आइसोटोप डाइल्यूशन मेथड से आपको ये पता होना चाहिए, आइसोटोप डाइल्यूशन मेथड से आपको ये आइडिया आना चाहिए कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है। ये क्वेश्चन है रेडियो एनालिटिकल मेथड्स, जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं बीएचयू में। तो इसमें ये बोला गया है 1 ग्राम ऑफ कैटलिस्ट was added to 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ कैटलिस्ट ये क्या है? हम लोग का सैंपल, ठीक है। ये हम लोग के पास है सैंपल। was added to 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर containing 1% Hg, ठीक है, मरकरी, with a specific activity of 2400 CPM per gram. Then 0.1 gram of mercury was separated, which showed an activity of 30 CPM. देखिए आइसोटोप डाइल्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास एक सैंपल रहता है, ठीक है। इस केस में सपोज कीजिए कि हम लोग के पास एक मरकरी का एक हम लोग के पास सैंपल है, लेकिन वो सैंपल रेडियो एक्टिव नहीं है। तो इसको हम लोग फिर एनालाइज कैसे करेंगे आइसोटोप डाइल्यूशन मेथड में? इसमें हम लोग एक नोन अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मरकरी को ऐड करेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग इस पूरे का एक्टिविटी को मेजर करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग करते हैं, है ना। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है कि जो हम लोग का सैंपल है, ठीक है, सैंपल का कितना वेट दिया हुआ है? सैंपल का दिया हुआ है वेट 1 ग्राम, ठीक है। ये है हम लोग का सैंपल, ये है सैंपल का वेट, और उसमें हम लोगों ने एक मिक्सचर ऐड किया है, ठीक है। जो ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर हम लोगों ने ऐड किया है कितना? 1 ग्राम। इस 1 ग्राम के मिक्सचर में 1% रेडियो एक्टिव मरकरी है। मतलब कि जो इसमें मरकरी है वो कितना होगा? इसका 1% होगा। 1% यानी कि ये आपका हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 100 ग्राम्स, यानी कि ये हो जाएगा 0.01 ग्राम मरकरी प्रेजेंट है रेडियो एक्टिव, ठीक है। और इसका एक्टिविटी में देखिए क्या ट्विस्ट है, ये है सीपीएम पर ग्राम। तो आप इसको बस 2400 मत अज्यूम कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि 1 ग्राम के लिए है 2400 सीपीएम, ठीक है। तो फिर हम लोग के पास कितना मरकरी है? वो है 0.01 ग्राम मरकरी है। इसके लिए फिर कितना सीपीएम होना चाहिए? इसको यदि आप यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा? 2400 इंटू 0.01 विच इज इक्वल्स टू 24 सीपीएम आएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोगों ने जो मिक्सचर ऐड किया था, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि 0.1 ग्राम मरकरी को हम लोगों ने सेपरेट किया है, ठीक है। अब बोला गया है कि 0.1 ग्राम मरकरी को हम लोगों ने सेपरेट किया है, जिसका एक्टिविटी है 30 सीपीएम, ठीक है। तो अब हम लोग को पूछा है कि परसेंट ऑफ मरकरी इन द कैटलिस्ट, है ना। इस कैटलिस्ट में भी एक मरकरी था जो कि नॉन रेडियो एक्टिव था, लेकिन हम लोग को उसका परसेंटेज निकालना है। उसी के लिए हम लोगों ने उस पर कुछ मरकरी ऐड किया था, ठीक है। मतलब देखिए इस क्वेश्चन का कुल मिलाकर के मतलब है 1 ग्राम सैंपल है, उसमें कुछ अमाउंट मरकरी है। लेट सपोज कि उसमें एक्स अमाउंट ऑफ मरकरी है, उसके साथ हम लोगों ने 1% जो ये मरकरी था उसका वेट है, सपोज कीजिए कि कुछ 0.01 ऐसे टाइप का कुछ एक वेट है।
फिर यहाँ से हम लोगों ने इतना इसको सेपरेट आउट किया है, फिर इसका एक्टिविटी इतना दिखा रहा है, तो फिर परसेंट ऑफ मरकरी कितना होगा प्रेजेंट इन द कैटलिस्ट। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम लोग को एक फॉर्मूला यूज करना होगा जो कि है Wx इज इक्वल्स टू RT डिवाइडेड बाई RM इंटू WM माइनस WT। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो Wx है ये वो वेट है जो कि हम लोग को चाहिए। ठीक है, कि मतलब कितना ग्राम प्रेजेंट है मरकरी का। ठीक है, परसेंटेज नहीं, लेकिन ये वेट है कितना हम लोग को चाहिए। और ये जो टी है, ठीक है, ये क्या दर्शाता है कि ये जो मिक्सचर हम लोगों ने ऐड किया है, ये टी उसको रिप्रेजेंट करता है, और ये एम जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है कि जिसको हम लोगों ने सेपरेट आउट किया था। ठीक है, तो जो मिक्सचर था उसका एक्टिविटी हम लोगों ने कितना फाइंड आउट किया है, 24 CPM। तो ये हो गया 24, और जो सेपरेट किए थे हम लोग उसका कितना एक्टिविटी है, उसका है 30 CPM इनटू WM। ठीक है, ये सेपरेटेड वाले का है, इसका वेट है कितना है, इसका 0.1 माइनस जो हम लोग का मिक्सचर था उसमें कितना मरकरी प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है 0.01, तो इसका हो जाएगा 0.01। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या क्या होगा, ये 6 से कैंसिल आउट होंगे। ठीक है, 6 से कैंसिल आउट होंगे, 4 एंड 5। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 5 4 को कैंसिल आउट करेगा तो ये आपका बनेगा 0.8, तो ये ओवरऑल क्या बनेगा 0.08 माइनस 0.01, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.07। ठीक है, तो 0.07 ग्राम्स प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन ये कितना परसेंटेज हुआ। ठीक है, तो सैंपल हम लोग के पास कितना था, 1 ग्राम। अब ये बता रहा है कि 1 ग्राम में 0.07 ग्राम प्रेजेंट है, तो इसका परसेंटेज कितना हुआ। ठीक है, तो परसेंटेज Hg कितना हो जाएगा आपके पास, 0.07 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, या 1.00 जो भी आपको लगाना है, इनटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये आंसर आ जाएगा हम लोग के पास 7%। तो इसका आंसर है 7%, इसका आंसर है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है, द रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ BR एंड F। ठीक है, BRF, ये कोई मॉलिक्यूल है BRF, इसका रोटेशनल स्पेक्ट्रम है ऑफ अ सीरीज ऑफ इक्विडिस्टेंट लाइंस which are 0.71433 centimeter inverse apart. The moment of inertia in units, देख लीजिए, kg मीटर स्क्वायर ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज इतना। ठीक है, तो हम लोग को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, और हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, और हम लोग को इसका क्या गिवन है, इसका इक्विडिस्टेंट लाइंस। ठीक है, इससे आपको क्या अंदाजा होगा, ये जो इक्विडिस्टेंट लाइन बोला गया है, यानी कि हम लोग को 2b का वैल्यू दिया गया है, b का नहीं 2b का वैल्यू दिया गया है। तो 2b का वैल्यू है 0.71433 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो फिर b का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.71433 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब हम लोग को ये फॉर्मूला पता है कि जो b होता है, b इज इक्वल्स टू h बाई 8 पाई i, और यहां पर है आपके पास c। ठीक है, h बाई 8 पाई IC। ठीक है, तो इसके बाद यदि आप यदि आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो इसमें वैल्यूज कैसे आएंगे, देखिए b का वैल्यू क्या है, सॉरी यहाँ पर ये डिवाइडेड बाई 2 आएगा ना, 0.71433
433 by 2 centimeter inverse, which is equals to 6.626 into 10 to the power minus 34। इसका यूनिट्स क्या होगा आपके पास? ये प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसका यूनिट होगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यानी हम लोग इसे लिख रहे हैं मीटर स्क्वायर केजी सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय 8 इंटू, ठीक है, पाई स्क्वायर को आप 3.14 भी लिख सकते हैं, या फिर आप यदि कैलकुलेटर है तो आप इसको पाई स्क्वायर भी रहने दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा तो आपको अपने से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइड बाई आई जो हम लोग को निकालना है, इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें से हम लोग देखेंगे कि सेकेंड इनवर्स और सेकेंड इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सॉरी, और यहाँ से देखिए 2 और 8 ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है, इसको हम लोग यदि फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये कैसा आएगा, देखिए ये यहाँ पर हम लोग आई को ऊपर लेकर आ जा रहे हैं, तो आई का वैल्यू कितना आएगा? आई का वैल्यू आएगा देखिए 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मीटर स्क्वायर केजी। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, ये हो जाएगा देखिए 4 इंटू 3.14 इसका होल स्क्वायर इंटू ये जो है, ठीक है, इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर मल्टीप्लाइड बाई, देखिए 0.7143 है ना, 0.7143 सेंटीमीटर इनवर्स है। इसको यदि हम लोग मीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर दे तो ये बन जाएगा 71.433 मीटर इनवर्स। ठीक है ना, ये मीटर इनवर्स है, मीटर नहीं, उसको आपको ध्यान देना चाहिए। फिर यहाँ पर हम लोग फर्दर कैंसिल आउट करेंगे मीटर मीटर को। ठीक है, तो फाइनली जो हम लोग का यूनिट जो आएगा वो है मीटर स्क्वायर केजी, यानी कि केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये यूनिट हम लोग के पास मैच कर जा रहा है, तो ऐसे करके भी आपको सॉल्व करना चाहिए। यदि सपोज कीजिए कि आप यहाँ पर यूनिट्स को मैच नहीं करते तो आप क्या करते, इस सेंटीमीटर इनवर्स पर आपका ध्यान नहीं रहता और आप इसको मीटर इनवर्स में कन्वर्ट नहीं करते और आपका आंसर गड़बड़ आ जाता। इसीलिए आपको इसे भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसलिए यूनिट कन्वर्शन पर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। अब देखिए, अब इसको यदि जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा करीब करीब 7.83 इंटू 10 टू द पावर माइनस 46। ठीक है, इसका वैल्यू फाइनल में इतने के आसपास आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। तो उस हिसाब से हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने ये देखा कि ये जो हम लोगों के पास मॉलिक्यूल दिया हुआ है कि ये 79Br और 19F, इसका उतना कुछ काम आया नहीं है ना, इसका उतना कुछ भी काम नहीं आया। और ये क्वेश्चन किसको, और ये जो क्वेश्चन है ये है फिजिकल स्पेक्ट्रा से, यानी कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, ये है देखिए केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है ये नेक्स्ट वाला। इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोराइड्स ऑफ जेनॉन सो फ्लक्सोनियलिटी इन इट्स वेपर फेज। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि फ्लक्सोनियल बिहेवियर क्या होता है। इसके लिए आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, फ्लक्सोनियल बिहेवियर के लिए सपोज हम लोग के पास है मॉलिक्यूल NH3 है ना। NH3 का आपको स्ट्रक्चर पता होगा, कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर, पिरामिडल होता है। ठीक है, ये ऐसा होता है। लेकिन क्या हो यदि मैं आपको बोलूं कि इसी स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी तो NH3 पॉसिबल है ना। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर और ये जो स्ट्रक्चर है
इन्वर्ट हो गया है दोनों स्ट्रक्चर आपस में, ठीक है, इन्वर्ट स्ट्रक्चर है दोनों एक दूसरे के, इसी को हम लोग नाम देते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन या फिर अम्ब्रेला इन्वर्जन इसको नाम देते हैं। और इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं फ्लक्सोनियलिटी, ठीक है, फ्लक्सोनियलिटी, ठीक है, मतलब कि कभी लोन पेयर ऐसा रहेगा तो कभी लोन पेयर ऐसा रहेगा, ठीक है। और इसके बीच में एक ऐसा ट्रांजिशन स्टेट टाइप का फॉर्म होता है जहां पर कि ये प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जहां पर ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है और इसमें लोन पेयर जो होता है वो कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एक इसके बीच का वाला एक स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को अभी यदि हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग को इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। XCF2, XCF4, XCF6 एंड XC2F3+, ठीक है। XCF2 का हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखिए इसमें क्या होगा, जेनॉन के साथ 2 फ्लोरीन्स अटैच होंगे और इसके पास 3 लोन पेयर बचे रहेंगे, है ना। तो ये एक लीनियर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर एक कुछ लीनियर टाइप का इसका स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे XCF4। XCF4 का जो स्ट्रक्चर होगा इसमें क्या होगा, ये जेनॉन के साथ ये जो चारों फ्लोरीन है ये एक स्क्वायर प्लेनर टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगी, ठीक है। और ऊपर में इसके एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे, ठीक है। तो इसका शेप इसका स्क्वायर प्लेनर होगा और ज्योमेट्री इसका ऑक्टाहेड्रल होगा। नेक्स्ट है हम लोग के पास XCF6। ये देखिए बहुत काम का है, कैसे मैं बताता हूँ। XCF6 है, ठीक है, तो 6 से हम लोग के पास एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगा, ठीक है, इसमें 6 फ्लोरीन हो जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि फिर इसमें तो एक लोन पेयर भी होना चाहिए क्योंकि जेनॉन में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो लोन पेयर कहाँ गया, ठीक। इसको यदि आप ध्यान से देखेंगे, है ना, तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसे टाइप का एक फेस क्रिएट होता है, ठीक है। ये सपोज कीजिए कि एक फेस है, ठीक है, ऐसे करके और भी कई सारे फेस होते हैं। तो ये जो लोन पेयर है ना, ये इस फेस से ऐसे करके झांकते रहता है, कभी इस फेस में कभी उस फेस में, ऐसे करके ये झांकते रहता है, ठीक है। लेट सपोज कि यहाँ पर भी एक हम लोगों के पास फेस है, ठीक है, लेट सपोज कीजिए ये भी एक फेस है। तो ये जो लोन पेयर है ये एक बार तो ये क्या करेगा, इस साइड पर रहेगा, एक बार ये मे बी इस साइड पर हो जाए, ठीक है। तो ऐसे करके ये झांकते रहता है। तो इसलिए ये वाला जो मॉलिक्यूल है XCF6 ये क्या शो करेगा, फ्लक्सोनियल बिहेवियर, ठीक है, क्योंकि इन सब में तो वैसा कुछ नहीं है, ठीक है, इन सब में लोन पेयर को अपना पोजीशन फिक्स्ड है, इसमें कोई भी ऐसा फ्लक्सोनियल बिहेवियर नहीं शो अप होता है। अच्छा, अब हम लोग एक नेक्स्ट जो इसमें मॉलिक्यूल है वो है XCFe3+, ठीक है, XC2Fe3 और प्लस। इसका स्ट्रक्चर करीब करीब ऐसा कुछ होगा, देखिए ये है एक जेनॉन, इसके साथ एक फ्लोरीन अटैच्ड है, ये है सेकेंड जेनॉन, इसके साथ एक फ्लोरीन अटैच्ड है और इनके बीच में एक ब्रिजिंग फ्लोरीन की तरह एक्ट करेगा जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल तो नहीं है लेकिन कुछ ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होगा। खैर आपको इस स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को आंसर तो इसी स्ट्रक्चर से मिल गया है, तो इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। और इसका शेप क्या होगा ये आपको पता रहना है, ठीक है, ये आपको पता करना है इसका शेप क्या होगा और इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है XCF6, ठीक है, XCF6 या तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कैप्ड ऑक्टाहेड्रल या तो हम लोग इसे बोल सकते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, इन दोनों नाम से ही हम लोग इसे बोल सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है फॉर ए पॉलीडिस्पर्स्ड पॉलीमर, ठीक है, पहले ही आपको बोल दिया है कि ये पॉलीडिस्पर्स्ड है। 2 किस्म के होते हैं, एक होता है पॉलीडिस्पर्स्ड, एक होता है मोनोडिस्पर्स्ड, ठीक है। तो हम लोग को दोनों सिचुएशन के लिए ही तैयार रहना है। अब इनमें बोला है कि ये MW, MV, MN ये सब क्या है, ठीक है।
तो इनमें देखिए mn क्या होता है, मास सॉरी mn होता है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। mn क्या होता है, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। mw क्या होता है, ये होता है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। mn होता है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास और mz होता है आपके पास z एवरेज मॉलिक्यूलर मास। और इन सब का इक्वेशन कैसा होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। mn जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन ni mi डिवाइडेड बाई समेशन ni। उसी तरीके से mw को हम लोग लिखेंगे समेशन ni mi स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन ni mi। इसी तरीके से mz को हम लोग लिखेंगे समेशन ni mi क्यूब डिवाइडेड बाई समेशन ni mi स्क्वायर, ठीक है। अब आपको इसमें से पता होना चाहिए कि ये जो ni है ये दर्शाता है नंबर को और ये जो mi है ये दर्शाता है मास को, ठीक है। और यदि आपको ये बताया गया है कि समेशन ni है यानी कि ये n1 प्लस n2 प्लस ऐसे करके करके बढ़ेगा, और यदि आपको बताया गया है कि ये समेशन ni mi है तो ये कैसा होगा n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3 प्लस ऐसे करके। और यदि आपको यहाँ पर बताया गया है कि ni mi क्यूब इज इक्वल्स टू n1 m1 स्क्वायर प्लस n2 m2 स्क्वायर प्लस ऐसे करके डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से बड़ा कौन सा होगा, ठीक है। सपोज कीजिए मैं आपको बता रहा हूं, हाँ, एक सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक मैं यहाँ पर एक कॉलम बना देता हूँ, ठीक है। दो ही हम लोग एग्जांपल लेंगे। सपोज कीजिए आपको ये बताया गया है कि इसका जो मास है और यहाँ पर हम लोग नंबर लिखेंगे। एक में मास हम लोग लेते हैं मास 1 है, नंबर है इसमें 2। सेकंड में नंबर 1 है और मास है इसमें 10, ठीक है। अब यदि हम लोग इसमें mn कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका n इंटू m, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 12/2 विच इज इक्वल टू 6। यहीं पर यदि हम लोग mw कैलकुलेट करने जाएंगे, ठीक है, इन सब के ऊपर एक बार रहेगा, वो मैं देना भूल गया था, ठीक है। mw कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इंटू 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर एक 3 होगा, यहाँ पर एक 2 प्लस 1 ये 3 होगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर होगा आपके पास 2 प्लस 1 इंटू 10 ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 102 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास आएगा कुछ 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। जब सपोज कीजिए ये आपके पास आया 8.5 सपोज, ठीक है। 8 से थोड़ा सा ये ज्यादा होगा, करीब करीब 8.5 आएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं mz बार कैसा आएगा इसका, देखिए 2 इंटू 1 क्यूब यानी कि 2 प्लस 1 इंटू 10 क्यूब यानी कि 1000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 स्क्वायर यानी कि 2 प्लस 1 इंटू 10 स्क्वायर यानी कि 100। ये आपके पास आ जाएगा 1002 डिवाइडेड बाई 102। और इसका आंसर कितना आएगा मैं भी कैलकुलेट करके ही बता रहा हूँ आपको, रुक जाइए। ये आएगा 1002 डिवाइडेड बाई 102, इसका आंसर आएगा करीब करीब 9.82, ठीक है।
तो इससे आपको ये अंदाजा लग गया कि कौन बड़ा होता है ना। यहाँ से हम लोग को क्या दिख रहा है, रिजल्ट क्लियर कट कि mn बार इज लेस देन mw बार विच इज लेस देन mz बार। ठीक है, तो ये रिलेशन हम लोग को मिला है। इसके हिसाब से हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए,